हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान का मैदान। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? राजस्थान का मैदान। इसके पूर्व हमने वीडियो जो देखा था वो क्या था, यानी पंजाब का मैदान पढ़े थे। और इसके बाद जस्ट इसके बगल में जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इसके नीचे यानी पंजाब के मैदान के, तो ये आपका है राजस्थान का मैदान। और इस वीडियो में हम राजस्थान के मैदान संबंधित यानी पूरे डिटेल्स रूप में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के जो मैदान है इसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर कलर वाइज हमने क्या कर दिया है, कलर करके दिखा दिया है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां पर आपका पहला जो होगा, ये जो बुंदा बुंदा कलर से दिखाई दे रहा है रेड कलर का, यानी ये आपका हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या होगा आपका? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जो रेड कलर से आपका दिखाई दे रहा है ये आपका है अर्ध शुष्क संक्रमण प्रदेश, ठीक है। अर्ध शुष्क संक्रमण प्रदेश, सबकी विशेषता को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसमें बीच में जो रेड कलर से ये धारीदार दिखाया गया है, जो यानी प्रारंभ में तो चौड़ा है लेकिन जैसे जैसे जा रहा है वो पतला होते चला जा रहा है, ये आपका अरावली श्रेणी हो जाएगा, मतलब अरावली पर्वत हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पूर्वी मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? जो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है ये आपका क्या कहलाएगा? तो पूर्वी मैदान कहलाएगा। और इसके नीचे हम देख रहे हैं कि ये आपका होगा पठारीय क्षेत्र यानी दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान जो है आपका हरौती के पठार यानी यहां पर अवस्थित होते हैं, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम उत्पत्ति संबंधित पहले बात करते हैं कि भाई राजस्थान की जो उत्पत्ति है संबंधित पहले बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो देखिए, अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति की बात करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हम इसको दो आधारों पर देख सकते हैं, ठीक है। एक तो हम देखेंगे विश्व के सापेक्ष में, एक क्या देखेंगे यानी विश्व के सापेक्ष में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे भारत के सापेक्ष में, तो विश्व के सापेक्ष में अगर हम बात करते हैं तो जो राजस्थान का मैदान है जिसको हम क्या कहते हैं, थार मरुस्थल, ये जो आपका पश्चिमी क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो विश्व में अगर हम ये बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो भाग है यानी ग्रेट पॉलीआर्कटिक का क्षेत्र माना जाता है। किसका क्षेत्र माना जाता है? यानी ग्रेट पॉलीआर्कटिक। यहां पर लिख सकते हैं ग्रेट पॉलीआर्कटिक, यानी ग्रेट पॉलीआर्कटिक का क्या माना जाता है? क्षेत्र माना जाता है। अब आप समझिए भाई ग्रेट पॉलीआर्कटिक क्या है, ठीक है। तो ग्रेट पॉलीआर्कटिक जो है हम यहां पर दिखाए, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं मैप के सहारे से। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले यहां पर अफ्रीका के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका का एक मरुस्थल जो है यानी पूरे विश्व में व्याप्त है, सहारा मरुस्थल का नाम जाना जाता है। क्या यानी आप इसको ग्रेट पॉलीआर्कटिक बोल सकते हैं या इसको सहारा मरुस्थल भी बोला जा सकता है, क्योंकि ग्रेट पॉलीआर्कटिक के अंतर्गत ही आपका सहारा भी आता है। और साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो यमन आपका सऊदी अरब का जो भाग आता है, कौन सा भाग, यानी सऊदी अरब का जो भाग यहाँ पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो सऊदी अरब का जो मरुस्थल है ये आपका सऊदी अरब का मरुस्थल। और ये आपका हो जाएगा क्या, सहारा मरुस्थल। और यहीं पर आपका आ जाएगा क्या, राजस्थान का मरुस्थल। ये तो ये तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है। ये तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, तो तीनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं ग्रेट पॉलीआर्कटिक। क्या बोला जाता है जी? ग्रेट पॉलीआर्कटिक, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो भारत का थार मरुस्थल है इसे हम किस भाग में देख सकते हैं। जो भारत का आपका थार मरुस्थल है यह किसका भाग है? तो किसका भाग है जी? तो विश्व के सापेक्ष में अगर देखते हैं, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो ये आपका आता है ग्रेट पॉलीआर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ग्रेट पॉलीआर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से मरुस्थल आ जाएंगे? आपका सऊदी अरब का जो मरुस्थल है ये आ जाएगा, सहारा जो दक्षिण अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है ये आ जाएंगे, और राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, राजस्थान का जो मरुस्थल होता है उसको हम थार के नाम से जानते हैं भारत में, तो ये आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत आ जाता है? तो ये आ जाता है आपका ग्रेट पॉलीआर्कटिक के अंतर्गत, ठीक है। इसे सहारा यानी सबसे बड़ा ये मरुस्थल आपका सहारा है, इसलिए इसे सहारा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो भारत का थार मरुस्थल है वो किसका भाग है। ठीक है, तो सहारा ऑप्शन हो सकता है, ये ग्रेट पोलियार्कटिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये उत्पत्ति समझ देख लिए कि भाई इसकी उत्पत्ति, अब देखिए भाई इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो काल याद रखिएगा, यानी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति किस काल में, काल आपको याद रखना है, यानी किस काल में इसकी उत्पत्ति होती है जी, तो हम देखेंगे मेसोजोइक काल में इसकी उत्पत्ति होती है। किस काल में इसकी उत्पत्ति होती है, तो मेसोजोइक काल, मेसोजोइक काल में क्या हुई थी, यानी इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्लियर, उत्पत्ति में किसी को कोई दिक्कत कमेंट करके बताइए, हम इसको मिटा दें। यानी पहले याद क्या रखना है, विश्व में, तो विश्व के सापेक्ष में हम देखेंगे क्या कि यह ग्रेट पोलियार्कटिक का क्षेत्र माना जाता है। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो दक्षिण अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, सऊदी अरब का जो मरुस्थल है, और साथ में आपका थार यानी भारत में जो आपका राजस्थान वाला जो क्षेत्र है यानी थार मरुस्थल, ये तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, ग्रेट पोलियार्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया विश्व के सापेक्ष में। अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसके बारे में बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं भारत के सापेक्ष में, तो भारत के सापेक्ष में तो आप लोग जानते करते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है यानी थार मरुस्थल के रूप में। ठीक है, तो थार मरुस्थल के रूप में हम जानते हैं, तो थार मरुस्थल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कि थार मरुस्थल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से भाग आ जाएंगे। तो थार मरुस्थल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यानी दो क्षेत्र आ जाएंगे। तो एक तो आ जाएगा आपका थार भारत का खुद, यानी भारत के सापेक्ष में थार मरुस्थल आ जाएगा, थार मरुस्थल। ठीक है, और दूसरा भाग आपका आता है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र आ जाएगा जी, तो पाकिस्तान का हम देख सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, चेलिस्तान बोला जाता है। पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, चेलिस्तान, चेलिस्तान। ठीक है, ये याद रखना है। एक तो हो जाएगा थार मरुस्थल और दूसरा क्या हो जाएगा, चेलिस्तान। अब चेलिस्तान कौन पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये क्या है, यहाँ पर राजस्थान में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मरुस्थल है, तो यही ना भाग आपका यहाँ से मान लीजिए पाकिस्तान पड़ता है। ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या होता है, ये आपका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर ये पाकिस्तान के अंतर्गत आएगा तो आपका राजस्थान में भी ये इसका विस्तार हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, स्पष्ट रूप से इसका राजस्थान में विस्तार हुआ होगा। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका भारत में जो होंगे इसको थार के नाम से जाना जाता है, और थार का ही भाग है आपका चेलिस्तान। तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है, इसलिए यानी पाकिस्तान के मरुस्थल किस नाम जानते हैं, तो पाकिस्तान के मरुस्थल को चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत की जो मरुस्थल है उसको थार, यानी थार का ही अंग है आपका क्या, तो चेलिस्तान इसका ही भाग है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, उत्पत्ति संबंधित किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसको मिटा देना है। अब हम देखेंगे कि भाई इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, अब विशेषता देखेंगे कि भाई ये तो हम देख लिए उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये पोलिक आर्कटिक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका यानी दक्षिण अफ्रीका का सहारा मरुस्थल आएगा और भारत का थार, उसी प्रकार सऊदी अरब का कौन सा, सऊदी अरब का भी मरुस्थल इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत के सापेक्ष में हम लोगों ने देखा, तो भारत के सापेक्ष में इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका भारत में जो उपस्थित है उसको थार के नाम से जाना जाता है, और दूसरी जो पाकिस्तान में अवस्थित है उसको चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर आता है, नेक्स्ट पॉइंट इससे हम देखेंगे कि भाई क्या संपूर्ण राजस्थान में आपका मरुस्थल का विस्तार है, तो नहीं, संपूर्ण राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार नहीं हुआ है। मात्र हम देखेंगे कि आपका राजस्थान के 12 जिले, यानी राजस्थान के 12 जिले हैं जिसमें क्या हुआ है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं मरुस्थल का विकास हुआ है। और इसकी उत्पत्ति से संबंधित एक और बात यहाँ पर आती है कि यह किसका यानी अंग माना जाता है, तो ये देख सकते हैं कि आपका हम लोग पढ़े थे तेथिस सागर पढ़े थे, यानी हिमालय की उत्पत्ति में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तेथिस सागर, एक आपका था यूरेशियाई प्लेट और दूसरा था यहाँ पर भारतीय प्लेट। ठीक है, ये क्या था, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, और एक था आपका भारतीय प्लेट। और हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर बीच में जो अवस्थित था वो क्या था, तेथिस सागर। ठीक है, क्या था, तेथिस सागर। तो ये तेथिस सागर का अंग माना जाता है, किसका अंग माना जाता है, तेथिस सागर का ही अंग माना जाता है आपका राजस्थान का मैदान। क्लियर। अब कैसे तेथिस सागर का अंग माना जाता है, तो इसका प्रमाण है, इसका बहुत सारा साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। हम देखेंगे कि भाई यहाँ से क्या क्या, सबसे पहले तो खरे पानी का झील मिलता है। यहाँ पर क्या है आपका राजस्थान में, हम देखेंगे क्या क्या है, तो खरे पानी का झील, इसका प्रमाण है कि भाई तेथिस सागर का साक्ष्य ये कैसे, यानी कैसे तेथिस सागर का भाग हो सकता है। तो हम देखेंगे पहला इसका प्रमाण है खरे पानी का झील।
ठीक है, खरे पानी का झील। अब खरे पानी का झील यहाँ पर पाया जाता है, तो खरे पानी का झील जो हम सांभर झील के बारे में पढ़ते हैं, तो सांभर झील आपका कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में ही अवस्थित है। और भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का जो झील होता है वो कौन है? आपका सांभर झील है। तो खरे पानी का झील यहां पर देख लीजिएगा, सांभर झील कहां पर अवस्थित है? तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। दूसरा अगर इसका प्रमाण देखा जाए तो दूसरा हम प्रमाण बोल सकते हैं कि भाई यहां पर कोयला पाया जाता है, यानी कोयले का पाया जाना, कोयला लिख सकते हैं, कोयले का पाया जाना, कोयले का पाया जाना। ये भी ये साक्ष्य है कि भाई मान लीजिए कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कोयले कैसे पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यूरेशियाई प्लेट से हम देखे थे कि यूरेशियाई प्लेट से भी नदियां बह रही थी, नदियां गिर रही थी ना जी, और भारतीय प्लेट से भी नदियां क्या हो रही थी, यानी तैथी सागर में जाकर गिर रही थी, जिसके परिणाम से क्या हुआ, यहाँ से नदियां अपर्दन की और इसमें पेड़ पौधे सबको लाकर यानी कहाँ पर निक्षेप कर दी, यानी जितने भी बालू पत्थर सिल्क वगैरह है सबको निक्षेप कर कहाँ पर डाल दी, यानी तैथी सागर को भर दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तैथी सागर जो है ये भूसन्नति के रूप में चेंज हो गया। किसके रूप में? यानी जो आपका तैथी सागर था, तैथी सागर ये किसके रूप में परिवर्तित हो गया? भूसन्नति का रूप ले लिया, भूसन्नति। अब भूसन्नति के रूप में परिवर्तित हो गया, इसका मतलब क्या कि नदियों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप ये जो बीच में सागर का भाग था ये क्या हो गया, हम देखेंगे कि यह आपका भूसन्नति के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है कि नदियां निक्षेप की, और नदियां जब निक्षेप कर रही है तो ये क्या अपने साथ बहुत सारा मिट्टी जो आपके पथरीली भूमि कंकर उंकर सब लेकर आई और इसको भरना शुरू कर दी। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी आए होंगे और वो परत दर परत क्या हो गए, दब गए। और अधिक ताप और दाब के कारण क्या होते हैं कि वहीं पेड़ पौधे यानी किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। तो पहला क्या होगा, खारे पानी का झील हम देख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, यानी कोयले का पाया जाना। तो ये आपके साक्ष्य हो गए कि भाई ये किसका भाग था, तो ये भाग था आपका तैथी सागर का। तीसरा साक्ष्य हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम का पाया जाना। क्या देख सकते हैं? पेट्रोलियम का पाया जाना, पेट्रोलियम का पाया जाना। मान लीजिए कि पेड़ पौधे को लाकर यहां पर क्या कर दी, यानी तैथी सागर में डाल दी, तो ये कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी में बहुत सारे जीव जंतु को भी क्या यानी अपने साथ नदियां निक्षेप की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये किस रूप में परिवर्तित हो गया, ये पेट्रोलियम यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में क्या होता है, यानी जीवों के अवशेष से, यानी जीवों के अवशेष से ही बना होता है आपका क्या, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन का पेट्रोलियम आता है। तो याद रखना है कि भाई ये आपका पेट्रोलियम का पाया जाना भी इसका प्रमाण है कि ये किसके भाग थे, तो ये तैथी सागर के अंग थे, यानी तैथी सागर के भाग थे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं समुद्री वनस्पति का पाया जाना। अगला पॉइंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समुद्री वनस्पति का पाया जाना, समुद्री वनस्पति का पाया जाना। ठीक है, ये बहुत सारे यानी 3-4 इतना प्रमाण काफी है कि ये किसके भाग है, यानी तैथी सागर के भाग है। क्लियर? तो आपको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत, चलिए तो आप लोग नोट कर लिए होंगे कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यानी भूगोलवेताओं के द्वारा, अधिकतर भूगोलवेताओं का मानना है कि भाई ये किसका भाग है, तो ये आपका भाग है तैथी सागर का। ठीक है, कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला हम लोग देखे थे खारे पानी का झील पाया जाना। ठीक है, तो खारे पानी का झील जो आपका राजस्थान पाया था वो सबसे बड़ा झील है। ठीक है, यानी खारे पानी का वो भारत में। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या होगा, यानी कोयले का पाया जाना, और तीसरा हम देखेंगे पेट्रोलियम का पाया जाना, और चौथा हम लोगों ने क्या देखा था, यानी समुद्री वनस्पतियों का पाया जाना। ये यानी प्रमाण यानी साक्ष्य है कि भाई ये किसका अंग था, तो ये एक समय आपका तैथी सागर का ही अंग था। ठीक है, अब ये देखेंगे कि क्या पूरे राजस्थान में यानी इसका विस्तार हुआ है, तो नहीं, पूरे राजस्थान में इसका विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि कितने राज्यों में हुआ है, कितने जिलों में हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि आपके 12 जो जिले हैं राजस्थान के लगभग 12 जिलों में क्या हुआ है, 12 जिलों में मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, यानी राजस्थान के जो 12 जिले हैं जिसमें क्या यही आपके पश्चिमी मरुस्थल पाए जाते हैं। और देखिए राजस्थान के 12 जिले हैं, तो क्या सभी जगह मरुस्थल पाए जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं कि पूरे जिले में ही क्या हो, मरुस्थल हो। कुछ भाग में पर्वत भी होंगे, कुछ भाग में पठार भी होंगे। तो आपके यहाँ पर जैसे जैसलमेर हो गया तो वहां पर यानी पर्वत है। ठीक है, तो अधिकतर
अब इसका क्षेत्रफल हम देख लेंगे भाई, इसका क्षेत्रफल कितना है लगभग, यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा लगभग 2,90,000 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 2,90,000 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं क्या, इसका लगभग क्षेत्रफल है 90,000 वर्ग किलोमीटर। अब 2,90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आपका पश्चिमी मरुस्थल क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो क्या सभी जगह इसमें मरुस्थल पाए जाते हैं? तो सभी जगह नहीं। तो कितने क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाएंगे? तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 2,90,000 तो है, लेकिन यहाँ पर सभी जगह यानी मरुस्थल नहीं है, बल्कि इसमें से मात्र 1,75,000 वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या हुआ है, भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल अवस्थित है या उपस्थित है। क्लियर? अब यहां पर याद रखना है आपको कि लगभग 12 जिलों में, कितने जिलों में? 12 जिलों में क्या हुआ है, यानी मरुस्थलों का विस्तार है। और पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो होते हैं इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,90,000 वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल में से मात्र 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में क्या आपका मरुस्थलों का विस्तार है। ये आपको पॉइंट क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। अब यहां पर देखें कि यह राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है। तो राजस्थान का यह जो कुल क्षेत्रफल का ये कितना हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हम देखेंगे आपका 61 कितना हो जाएगा जी, यह आपका हो जाएगा 61 दशमलव, गड़बड़ लिखा रहा है भाई, 61.19%। क्या याद रखना है, 61.19% जो भूभाग है ये राजस्थान के कुल भाग का 61.29% जो भाग आता है आपका किसके अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पश्चिमी ये सभी आ जाएंगे। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। अब वो जिला का नाम भी लिख सकते हैं कि किन किन जिले, ये 12 जिले कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप 12 जिलों का भी नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से जिले आपके क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक में आप देख सकते हैं सबसे पहले झुंझुनू हो जाएगा, झुंझुनू। ठीक है। दूसरा जैसलमेर भी लिख सकते हैं, जैसलमेर हो जाएगा। तीसरा हम देख सकते हैं क्या, बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। गंगा सागर हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। सीकर के बाद हम देख सकते हैं आपका जोधपुर भी हो जाएगा, और जोधपुर के बाद आपका जालौर जिला हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, पाली हो जाएगा, नगार हो जाएगा। पाली के मतलब का नगार जिला हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। इन जिलों में लगभग यानी क्या आपका मरुस्थलों का विस्तार है, ये देख लेना है। ठीक है। कौन कौन? तो झुंझुनू हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगा सागर, सीकर, जोधपुर, उसके बाद जालौर, चूरू, पाली, हनुमानगढ़ और आपका नगार। यानी ये जो प्रमुख जिले हैं जहां पर क्या पाया जाता है, यानी स्पष्ट रूप से किसका विस्तार है। तो हम देख सकते हैं आपका मरुस्थल का विस्तार है। बाड़मेर भी हो जाएगा, बाड़मेर आदि जिले याद रखिएगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें इसको। अब तो हमने देख लिया कि भाई ये क्या है आपका, ये लगभग हो गया आपका पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। अब पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश, अब इसकी विशेषता क्या होगी कि भाई इसकी विशेषता होगी कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, यानी आप लोग स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं कि जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, पूर्ण रूपेण यहाँ पर बालू ही बालू पाया जाएगा। यानी अधिकतर यहाँ पर बलुका स्तूप देखने को मिलता है। बलुका स्तूप क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि बलुका स्तूप क्या होता है। अगर आप लोग
देखिएगा राजस्थान अभी गए होंगे, अजमेर वगैरह, आप इधर आपका जैसलमेर वगैरह घूमने गए होंगे तो उधर आप देखे होंगे क्या कि बालू का बड़ा वाला टीला आपको दिखाई देगा। यानी कहीं कहीं लगेगा कि भाई यहाँ पर क्या है, यानी बालू कोई घर बनाने के लिए क्या किया गया है, गिराया है। जैसे देखिएगा इस प्रकार से आपको कहीं कहीं दिखाई देता होगा, ठीक है। तो यही हो गया आपके बालू का स्तूप। ये बालू से यानी बालू का ढेर बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अर्धचंद्राकार होता है, और अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र आकार यानी आधा चंद्रमा के आकार का, यानी बालू का स्तूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात कि यहाँ इसकी विशेषता क्या होगी कि सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। वर्षा आपका 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। अब देखिए इसका कारण है, यानी यहाँ वर्षा नहीं होने का एक प्रमुख कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम देखेंगे आपका ये राजस्थान हो गया, थोड़ा सा भारत में यहाँ पर देखिएगा, ये राजस्थान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यानी जो आपकी मान लीजिए कि राजस्थान, ये आपका अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं हैं जैसे ही इधर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के परिणामस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर जो ये आपके अरावली पर्वत है, तो यहाँ पर तो वर्षा करा रहता है गुजरात में, इसको रोक लेता है यानी पवनों को। लेकिन होता क्या है कि ये यहाँ पर रोकता है तो यहाँ पर वर्षा होती है। जैसे इसके ऊपर जाएगा तो देखिए ये हवा की जो दिशा है और अरावली पर्वत की जो दिशा है, दोनों क्या है, एक समानांतर है, यानी एक ही दिशा में। ये आपका देखिएगा ये आपका सीधा पड़ता है, यानी इनकी हवाओं को ये रोक नहीं पाता है। जो मानसूनी हवा है यानी अरब सागर से चलती है, इनको यहाँ पर रोक नहीं पाएगा, और जब नहीं रोकिएगा तो क्या यहाँ पर वर्षा होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये जैसे अगर इधर से हवाएं आती है तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ हवाएं अगर इधर गई तो टकरा कर यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर वर्षा होता है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश इसलिए यहाँ पर विकसित हुआ है क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा है। यहाँ पर 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर लगभग वर्षा होता है। लेकिन यानी यहाँ पर आप आ जाइएगा तो यहाँ पर लगभग आपका यानी आपका 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बोलते 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। कहाँ पर, आपके पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि यानी जो पवने हैं यानी मानसूनी हवाएं हैं, इसको यानी जो आपका अरावली श्रेणी है ये रोक नहीं पाता है। यही एक कारण है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। और जब वर्षा कम होगी तो भाई मिट्टी कैसा होगा, अनुपजाऊ होगा, बालू होगा। क्लियर, चलिए आप लोग इस बात समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखेंगे कि ये तो हो गया आपका मरुस्थल। दूसरा आता है अर्ध शुष्क यानी संक्रमण प्रदेश। अब अर्ध शुष्क संक्रमण प्रदेश क्या है कि यानी इसके अपेक्षा ये जो होंगे ये क्या होंगे, थोड़ा उपजाऊ होंगे। ये तो पूरा उपजाऊ है, यहाँ पर कृषि कार्य करना क्या है, मुश्किल है। यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया सकते। सभी पॉइंट को लिखते चलिएगा, अब यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है यानी अर्ध जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये क्या होता है, अर्ध शुष्क होता है। और यहाँ पर वर्षा होती है, मतलब इनके अपेक्षा यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, और यहाँ पर लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के आसपास से, ठीक है, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होगी, और यहाँ पर क्या होगी, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी तो ये लगभग क्या होता है, यानी इनके अपेक्षा ये आपके थोड़ा सा क्या होंगे, यहाँ पर कृषि कार्य माने किया जा सकता है। अब कृषि कार्य कैसे किया जा सकता है, तो सिंचाई करके, यानी यहाँ पर कृषि कार्य जैसे यहाँ पर देखेंगे कि लिफ्ट तंत्र द्वारा या फुहारा प्रकार की यानी सिंचाई होती है, यानी फुहारे की सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, ठीक है, ड्रिप सिंचाई, ये कहाँ पर होती है, आपके जो अर्ध शुष्क संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ पर एक नदी पाई जाती है। यहाँ की नदी हम देखेंगे, इसकी एक विशेषता है, यहाँ पर अरावली पर्वत से यहाँ होती क्या है कि एक नदी निकलती है। चलिए इसको भी हम नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पे ये नदी निकलती है। इस नदी को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मैप कर लीजिएगा। ये नदी यहाँ से निकलती है, अंदर ये नदी बना लीजिएगा। इस नदी का नाम क्या होगा बताइए सब लोग। ये अरावली श्रेणी से ही निकलती है, ठीक है, अरावली श्रेणी से निकलती है। इस नदी का नाम है लूनी नदी।
क्या नाम है इसका, लूनी नदी। और लूनी नदी की विशेषता यह है कि भाई यह एक अर्ध शुष्क यानी ये अर्ध शुष्क जो संक्रमण प्रदेश है यहां पर ये बहती है, ठीक है। और यह स्थल यानी अरावली पर्वत से निकलती है और यहां पर एक जगह है यानी कक्ष, क्या है, यानी कक्ष के रन तक आती है। कहां से कहां तक, यानी हम देख सकते हैं ये आपका अरावली पर्वत से निकलेगी, अरावली पर्वत से निकलती है और ये कहां तक चलती है, ये चलती है आपका यानी कक्ष के रन तक। कक्ष के रन तक क्या होती है, ये आती है। कक्ष के रन तक आने के बाद ये स्वतः क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो नदियों का उद्गम होता है वो किस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका हो गया, ये नदियाँ किस प्रकार की होती है। ये स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, एक तरफ आपका ये अरावली श्रेणी हो गया, एक तरफ क्या हो गया, अरावली श्रेणी। स्पष्ट रूप से अब यहाँ पर पूर्वी मैदान का विकास किस प्रकार हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये आपका मान लीजिए अरावली श्रेणी हो गया, क्या हो गया, अरावली। और ये हो गया आपका विंध्याचल, ये विंध्याचल, ठीक है। अब बताइए कि ये अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, वर्षा तो होगा, जो भी नदियाँ होती है वो क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदी होती है, मतलब वर्षा के दिनों में इसमें जल होता है और जैसे शुष्क मौसम आएगा इस समय यानी इसमें इन नदियों में जल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि जैसे मान लिया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पठार है, तो यहाँ से नदी आ रही है, ठीक है, नदी आएगी, वर्षा जल होगा, यानी वर्षा जल ये पर्वतों से क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, ठीक है। और कहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एकत्र करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एकत्र करेंगे वर्षा जल को, तो यहाँ पर घाटी का विकास होगा। किसका विकास होगा जी, घाटी का विकास होगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नर्मदा नदी यहाँ पर क्या होती है, यानी यहाँ से आपका नर्मदा नदी भी निकलती है, इधर ताप्ती नदी भी निकलती है, ठीक है। तो ये घाटियों द्वारा यानी घाटी या विंध्याचल और सतपुरा के बीच में आपका देखिएगा कौन सी नदी निकलती है, आपका नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और ये भी आपको बात याद रखना है कि आपके अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरेगी, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यानी इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। और लंबाई कम होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इनकी गति जो होगी वो तीव्र होगी, और जब गति तीव्र होगी तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी नदी ज्वार का निर्माण करती है। अब ये जैसे ही यहाँ पर जब गिरेगी तो ये यहाँ के भागों को तोड़ फोड़ देती है, मतलब ये इस प्रकार से ये खदार देती है आसपास के क्षेत्रों में, तो इसी को बोला जाता है नदी ज्वार। और वहीं जब हिमालय से नदियाँ निकल रही थी, जब हिमालय से नदियाँ निकलेगी तो लंबी दूरी जब तय करती है, उत्तराखंड से आ रही है मान लीजिए गंगा और आती है पश्चिम बंगाल, इधर से बंगाली खाड़ी में जब गिरती है तो यानी यहाँ तक आते आते इसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पर निक्षेप करना शुरू करती है और यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी नदियाँ क्या करती है, आपका डेल्टा का निर्माण करती है, कौन कौन सी नदी जो है आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इससे आपको याद रखिएगा कि जो भी अरब सागर में नदियाँ गिरेगी वो क्या करेगी, आपका एस्चुरी का निर्माण करेगी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ है वो क्या करेगी, आपका डेल्टा का निर्माण करेगी। तो अधिकतर जो हिमालय से नदियाँ आती है वो सब कहाँ जाकर गिर जाती है, वो आपकी जाती है बंगाल की खाड़ी में, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ है वो आकर कहाँ गिरती है, वो आपका गिर जाती है अरब सागर में। क्लियर, तो ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर घाटियों द्वारा क्या हुआ, नदी का निक्षेप हुआ। और जब नदियों क्या करती है, नदी जब यहाँ पर निक्षेप करती है तो यहाँ पर मैदान का भी निर्माण होता है। ये जैसे मान लीजिए पर्वतों को काट छाट कर लेकर आई और यहाँ पर भर दी, भरने के परिणाम से क्या हो गया, यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से आपका ये पूर्वी मैदान का विकास हुआ है। इधर से अरावली और इधर से हम देखेंगे दक्षिण राजस्थान जो आपका हरौद पहाड़ी है, यानी ये आपका विंध्याचल का ये भाग है। तो दोनों की तरफ से यानी नदियाँ इसमें बहने लगी, गिरने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ दोनों के पर्वतों, यानी एक अरावली से और दूसरा हरौती पहाड़ी से, पठार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक समतल यानी भूभाग यानी मैदान पाया जाता है। तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर आपका खादर और बांगर दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये जो होते हैं, ये जो आपका पूर्वी मैदान होता है ये क्या होता है, आपका उपजाऊ होता है। याद रखना है कि पूर्वी मैदान क्या होगा, ये आपका उपजाऊ होगा। किसके अपेक्षा, तो ये आपके पश्चिमी मैदान की अपेक्षा। क्लियर, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे, आपका जो होगा
ये तो हम देख लिए कि कक्ष के रंग तक क्या क्या होती है, लूनी नदी यानी अरावली श्रेणी से निकलती है और अरावली श्रेणी से निकलने के बाद ये कहाँ तक जाती है जी, तो ये अरावली श्रेणी से निकलने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ से अरावली श्रेणी से निकलती है और अरावली श्रेणी से निकल कर ये कहाँ तक जाती है, आपका कक्ष के रन तक जाती है, आपका यहीं गुजरात में, राजस्थान में। ठीक है, ये आपका ये पार करके कहाँ पर नहीं जा पाती है, कच्छ के रन तक ये आपका यहीं तक आती है, क्योंकि ये प्रवेश नहीं कर पाती है कहाँ पर, यानी बंगाल के आपका अरब सागर में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी जो जल धारा होती है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, बरसाती नदियाँ है, यानी बरसात के मौसम में इसमें जल उपलब्ध रहते हैं और नदी जैसे वहाँ से निकली और आगे चली तो आगे तो पूरा आपका बालू ही बालू है, तो बालू क्या करते हैं, उस पानी को यानी सोख लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यानी नदी जल जो होता है वो समाप्त हो जाता है और अंततः ये कक्ष के पास आते आते क्या होती है, इसकी जो जल धारा होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदी भी पूछता है कि इसकी सहायक नदी लूनी की कौन कौन सी है, तो सरस्वती याद रखिएगा, सरस्वती, बूंदी, लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी भी कुछ है। तो लूनी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगा, एक तो हम देख सकते हैं क्या, सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती नहीं सरस्वती, बूंदी याद रखिएगा, सरस्वती नदी है, ठीक है, बूंदी है, ये क्या हो जाएंगे, यानी लगभग इसके यानी सहायक नदियों के रूप में माना जाता है कि क्या है आपके इस लूनी नदी के सहायक है। कौन कौन, तो सरस्वती हो जाएगा, लूनी हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, क्लियर, सुकरी हो जाएगा, जवाई हो जाएगा, सुकरी भी है एक याद रखना है कि आपका एक हो जाएगा सरस्वती, बूंदी, सुकरी छोटी छोटी नदियां है और जवाई, ये आपके क्या है यानी लूनी नदी के सहायक नदी है। क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए, यानी लूनी नदी के सहायक नदी कौन कौन हो जाएगा, तो सरस्वती हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, उसके बाद सुकरी हो जाएगा और जवाई हो जाएगा। ठीक है। सरस्वती नदी की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो सरस्वती की लंबाई की जो कुल लंबाई होता है वो कितना होता है, 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी लंबाई है जी, 495 किलोमीटर किसकी लंबाई है, लूनी नदी की लंबाई है। याद रखिएगा कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 495 किलोमीटर। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा क्या, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देख लीजिए। देखिए अभी हम इसको पूरा डीप में नहीं चल रहे हैं, जब अगर हम राजस्थान विशेषकर राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे यानी राजस्थान स्पेशल, तो राजस्थान स्पेशल जब पढ़ेंगे तो इसको और डीप में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। अभी तो मान लीजिए कि राजस्थान का मैदान देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग पंजाब का मैदान देखे तो पंजाब में किन किन नदियों द्वारा यानी पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ था उसके बारे में चर्चा किया था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राजस्थान का मैदान, तो जो मुख्य पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम लेकर चल रहे हैं। अगर पूरा डीप इसमें चले तो समझिए कि हो गया छुट्टी है। ठीक है। तो हम राजस्थान जब स्पेशल पढ़ेंगे तो इसको पूरा डीप आपका हम जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अध्ययन करेंगे, फिर अर्धशुष्क संक्रमण क्षेत्र है उसको और ज़्यादा डीप में अध्ययन करेंगे, अरावली पर्वत के बारे में भी, पूर्वी मैदान के बारे में भी, दक्षिणी राजस्थान जो है इस सब के बारे में यानी डीपली अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। राजस्थान स्पेशल भी होगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसके बाद अगर बात की जाए तो आता है अरावली पर्वत। कौन आता है जी, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत हम देख सकते हैं कि ये कहां से, यानी गुजरात के पालनपुर से, कहां से, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर कहां तक ये फैला हुआ है, तो गुजरात के ये पालनपुर से, याद रखिएगा ये आपका पालनपुर, गुजरात में कहां पर, तो पालनपुर। यहां पर देखेंगे गुजरात में पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक यहां पर फैला हुआ है। कहां तक, दिल्ली तक यह फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, यानी इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 800 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 800 किलोमीटर है। ठीक है। और ये उत्तर में हम देख सकते हैं कि उत्तर में क्या है, सॉरी ये आपका दक्षिण में क्या है, दक्षिण में यहाँ पर देखिएगा अधिक चौड़ा है, और जैसे ही आपको जाइएगा कहाँ पर, यानी आपका उत्तर में ये पतला होता चला गया। ये भी पॉइंट याद रखना है कि आपका अरावली से, तो अरावली के बारे में जब हम यानी राजस्थान में पढ़ेंगे, जब राजस्थान आपका क्या अरावली पर्वत के बारे में, तो इसकी विशेषता और भी देखेंगे। यानी जब हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये आता है आपका अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की विशेषता हम देखेंगे कि भाई यहाँ की क्या क्या विशेषता है। हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका माउंट आबू पर्वत पाया जाता है। माउंट आबू पर्वत की सबसे सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है, तो हम देखेंगे आपका
गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की लंबाई जो है आपका 1722 मीटर है। ये सब इसमें आता है आपका, इसमें आपका अरावली पर्वत में। अरावली पर्वत की और विशेषता क्या हो जाएगी, तो अरावली पर्वत की विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं कि अरावली पर्वत पर, चलिए उसको पॉइंट को कुछ हम नोट भी कर रहे हैं, फिर उसको देखा जाएगा जब पढ़ा जाएगा। तो इसमें हमें याद क्या रखना है सबसे पहले कि जो ये है आपका अरावली पर्वत, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो पालनपुर से लेकर यानी दिल्ली तक, ठीक है। अब दिल्ली तक जा रहे हैं तो कितने स्टेट से गुजर रही है, देखिए आपका एक तो हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा बोल रहे हैं, हाँ हरियाणा तीसरा, एक क्या गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। पंजाब को छोड़ दीजिए, पंजाब इधर, पंजाब इसमें भाग नहीं लेता है, ये पंजाब को छाड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, और यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश, तो 3 स्टेट हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये विस्तृत है। कुल क्षेत्रफल इसका अगर देखा जाए, कुल इसकी लंबाई कितनी होगी, तो कुल लंबाई आपकी हो जाएगी कितना, 800 किलोमीटर, और लगभग इसकी औसत जो चौड़ाई होती है वो आपका 350 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 900 से लेकर आपका 350 मीटर की ये इसकी चौड़ाई होती है आपका अरावली पर्वत की। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें देख सकते हैं यानी आपका अरावली पर्वत, अरावली जो पर्वत है यानी यहाँ पर क्या माउंट आबू, यानी सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है, यानी सर्वोच्च शिखर जो है, सर्वोच्च जो चोटी है कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी क्या होगी, गुरु शिखर, क्या होगी, गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको याद रखना है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की लंबा ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 722 मीटर है। कितना है, 722 मीटर है, जो कहां पर अवस्थित है, माउंट आबू पर ही अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, माउंट आबू पर ही अवस्थित है। क्लियर, ये आपका। अब इसके बाद देखें कि यानी अरावली पर्वत पर ही आपका एक चीज और अवस्थित है, आपका माउंट आबू पर ही आपका देखेंगे हम दिलवारा की जैन मंदिर। क्या है, दिलवारा की जैन मंदिर, दिलवारा की जैन मंदिर, ये भी कहाँ पर अवस्थित है, आपके माउंट आबू यानी अरावली पर्वत पर ही अवस्थित है, ठीक है। बहुत सारे जैसे मान लीजिए आपका अजमेर शरीफ जो हो गया, अजमेर आप लोग घूमने जाते हैं तो अजमेर भी यहाँ पर अवस्थित है। दर्शनीय स्थल में देख सकते हैं आपका पर्यटन स्थल में आपका अजमेर अवस्थित है, दिलवारा की जैन मंदिर अवस्थित है, माउंट आबू अवस्थित है, ठीक है। आपका सांभर झील इसी के पास अवस्थित है। उसके बाद हम देख सकते हैं आपका चित्तौड़ का किला जो है, चित्तौड़ का किला, ये भी आपका कहाँ अवस्थित है, आपकी अरावली पर्वत पर ही अवस्थित है, चित्तौड़ का किला। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते हो, तो हल्दी घाटी भी आपका यहीं पर अवस्थित है। सब ये राजस्थान के अंतर्गत ही आते हैं लगभग में, ठीक है। हम राजस्थान के जब आपका क्या पढ़ाएंगे, जब हम अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तो सबको डिटेल्स रूप में देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ जो मुख्य पॉइंट है उसको नोट आप लोग करते चलिए, नोट करते चलिएगा, क्योंकि लिखने का देखिए ना स्पेस बहुत कम है और वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट आपका यहाँ पर पड़ रहा है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका पूर्वी मैदान आता है, तो पूर्वी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो पूर्वी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ, अभी हमने बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक श्रेणी है और यहाँ पर एक श्रेणी है, और यहाँ से नदियाँ स्रावित हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये निक्षेप करेगी ना, यहाँ से भी यानी पत्थरों को काट छाट कर लेकर आ रही है, और काट छाट कर ला कर कहाँ गिराएगी, यानी गर्त में, इधर से भी गिराएगी। तो यहाँ पर अरावली पर्वत और इधर विंध्याचल दोनों से लाए गए निक्षेप से किसका निर्माण हुआ है, यानी पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। और ये जो होती है यहाँ पर किस किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, तो यहाँ पर खादर और बांगर दोनों ही मृदा पाई जाती है। तो ये जो होते हैं वो क्षेत्र क्या होंगे, ये उपजाऊ होते हैं। ये पॉइंट को लिखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर खादर और बांगर दोनों प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये नदियों के निक्षेप से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। ये पॉइंट आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये राजस्थान जो है आपका, राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ से भी एक देखिए पॉइंट भूल गए थे, याद रखिएगा कि ये जो यानी विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है, ठीक है। यानी विश्व का यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये भी आपको याद रखिएगा। और विश्व का सबसे अधिक जितने मरुस्थल है विश्व में, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, आपका पश्चिमी मरुस्थल पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि आपका यह कौन सा मरुस्थल है जहाँ पर विश्व सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, किस मरुस्थल में, तो थार जो मरुस्थल है आपका राजस्थान में जो अवस्थित है, और यहाँ पर यानी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
क्योंकि सहारा में बहुत कम लोग रहते हैं। आपका अरब प्रायद्वीप में भी, अरब जो मरुस्थल है वहाँ पर भी बहुत जनसंख्या कम है, कम घनत्व है। और आपका देखिएगा पाकिस्तान वाला भी क्षेत्र है जो चिलिस्तान, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन थार मरुस्थल पर यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चलिएगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान की क्या क्या विशेषता हो जाएगी भाई? तो पूर्वी मैदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी, इसको हम नोट करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? तो पूर्वी मैदान की प्रमुख नदियाँ जो हो जाएगी आपका चंबल हो जाएगी, बनास हो जाएगी। कौन कौन सा हो जाएगी? चंबल, बनास, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी हो जाएगी, और एक आपका बाणगंगा हो जाएगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यानी ये क्या करती है, इसको हम उप विभाजन के अंतर्गत भी रखते हैं। उप विभाजन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उप विभाजन के अंतर्गत अगर बांटते हैं तो देखते हैं तो इसमें आपके यानी ये नदियाँ करती है, यहाँ पर बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन मतलब उसी को मैदान बोला जाता है, ठीक है, यानी मैदान। क्लियर? तो चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और बाणगंगा, अभी हमने बताया था कि ये आपका अरावली और विंध्याचल, ठीक है, दोनों से ये नदियाँ निकलती है, दोनों पर्वतों से, और अपने साथ बहुत सारे पत्थर बालू को अपने साथ लेकर आती है और लाने के बाद कहाँ पर निक्षेप करती है? यहाँ पर निक्षेप करती है, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बनास नदी, आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है, तो ये बनास नदी निकली, और जैसे यहाँ से चंबल गुजरी है तो ये चंबल भी इधर से ही गुजरती है, ठीक है। तो आकर इसमें ये मिल जाती है। माही यहीं की प्रमुख नदी है, माही हो जाएगी, ठीक है, माही हो जाएगी, बनास हो जाएगी, उसके बाद आपका बाणगंगा हो जाएगी, बाणगंगा भी यहीं पर आपकी बहती है, बाणगंगा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा क्या किया गया है कि आपका जो पूर्व का मैदान है, पूर्व का मैदान, इनका निर्माण किया गया है। अब क्या क्या है, यानी चंबल बेसिन, चंबल नदी जो क्या चंबल मैदान का यानी चंबल बेसिन का निर्माण करती है। चंबल नदी द्वारा क्या किया जाता है? चंबल बेसिन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बनास जो नदी है वो बनास बेसिन का निर्माण करती है, बनास बेसिन का निर्माण करेगी। और उसी प्रकार माही जो है माही बेसिन का निर्माण करेगी। बेसिन मतलब याद रखिएगा मैदान। और उसी प्रकार बाणगंगा जो है तो बाणगंगा बेसिन का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ये प्रमुख नदी है, और इन्हीं के द्वारा क्या कहता है, ये सभी यानी चंबल बेसिन, बाण आपका बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है, या पूर्वी राजस्थान का मैदान, क्या बोल सकते हैं? पूर्वी राजस्थान का मैदान। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद करना है, सबको नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी राजस्थान का मैदान। तो ये किसके द्वारा निर्माण हुआ है? तो याद रखिएगा चंबल, बनास, माही और बाणगंगा। चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, इनके द्वारा क्या किया गया है, यानी आपका पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं कि नदी बह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो आपका खादर होगा, और नदियों का जो दूरस्थ वाला क्षेत्र होगा यानी वो क्या होगा? आपका बांगर होगा। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की मृदा पाई जाएगी, यहाँ पर दोनों प्रकार की मृदा पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, जहाँ पे यानी नदियों का जल पहुँचता है प्रतिवर्ष, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे आपका खादर। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे खादर। और इसको हम क्या कहेंगे? बांगर, जो हम लोग बहुत बार इसको क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, अगले वीडियो में भी इसको देखे थे, इसलिए आपको शॉर्टकट में इसको याद रखिए कि नदियों के आसपास जहाँ पर यानी प्रतिवर्ष जल यानी नदी जल पहुँचता है उसको हम खादर कहेंगे। और जहाँ पर पहले एक समय था जहाँ पर यानी पहुँचता था, वर्तमान में यहाँ पर यानी नदियों का जल नहीं पहुँचता है, नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो बांगर जो होता है वो कम उपजाऊ होता है खादर की अपेक्षा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी मैदान की विशेषता। क्लियर? अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है पूर्वी मैदान में? तो पूर्वी मैदान में लगभग वर्षा होती है आपका 60 से 90 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर। कितना वर्षा होगा भाई? तो यहाँ पर वर्षा होता है लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर जो होता है प्रति वर्ष, यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है।
कहाँ, यानी पूर्वी मैदान में आपको याद रखना है कि 60 से 90 सेंटीमीटर जो होती है यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, यानी इसके अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है, तो यानी राजस्थान का लगभग 23% जो है इसके अंतर्गत आपका क्षेत्रफल आ जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इससे क्या याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा, ये भी आपका अगर अंग पूछे तो ये भी किसका अंग है, ये भी तेथिस सागर का अंग है। किसका अंग होगा, तेथिस सागर का ही अंग होगा, ठीक है। और सिंचाई, यहाँ पर सिंचाई के साधन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कुआं का इस्तेमाल किया जाता है, नलकूप बोल सकते हैं सिंचाई के साधन के रूप में, यानी कुआं और क्या हो जाएगा, नलकूप, ठीक है। आदि के द्वारा क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, यहाँ पर सिंचाई किया जाता है। एक विशेषता याद रखना है कि जो ये पूर्वी मैदान है यहाँ पर क्या नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पर यानी खनिज नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, खनिज नहीं पाया जाता है। अब देखिए, अब इस आप बोलिए कि भाई ये कैसे आपका क्या है, कुआं है, नलकूप है, इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, तेथिस सागर कैसे भाग होगा, तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम समझाने वाले हैं। तो याद रखिएगा कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको याद रखिए। इसका क्षेत्रफल कितना है, वर्षा कितना होता है, तो वर्षा होता है 90 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरी बात की इसके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, 23% जो भारत राजस्थान का क्षेत्रफल आता है ये इसके अंदर आता है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये किसके भाग है, तो तेथिस सागर के ये भाग है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सिंचाई का साधन दूसरा है कुआं हो जाएगा। तो आप बोलिए एक भाई राजस्थान में कुआं खोदने में जल तो मिलेगा नहीं, अगर ऐसा बात होता तो वहाँ के लोग राजस्थान में क्या कर लेते कुआं, लेकिन कहाँ पर नहीं होगा, तो पश्चिमी क्षेत्र में आप अगर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर आपका जल मिलेगा, लेकिन आपको गहराई तक जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर आपको जल मिल जाता है। तो आप किस प्रकार से देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखे थे, ये हो गया आपका ये इस प्रकार से। अब देखिए ये हो गया यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, और ये हो गया आपका भारतीय प्लेट। और यहां आपका मान लीजिए राजस्थान का भाग है, तो यहां से अगर हम नलकूप खोदेंगे तो यहां पर क्या जल उपलब्ध होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम देखते हैं कि भाई भारतीय प्लेट जो है इस प्रकार से, एक प्लेट ऊपर उठ गया है और दूसरा प्लेट के नीचे नीचे धंस गया है, ठीक है। अब जब एक प्लेट नीचे धंस गया है और एक प्लेट ऊपर धंस गया है, बीच में आपका क्या है, बीच में यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मृदा है। जो तेथिस सागर का मिट्टी था वो बीच में अटक गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोंडवाना का, हम देखें यहाँ पर क्या है, गोंडवाना, भारतीय प्लेट क्या है, एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। तो गोंडवाना लैंड क्या है, एक प्रकार बेसाल्ट चट्टान है। तो बेसाल्ट चट्टान यानी जल्दी उसमें जल का रिसाव नहीं होता है। बेसाल्ट चट्टान में क्या नहीं होता है, जल का रिसाव नहीं होता है। मान लीजिए वर्षा वगैरह कुछ भी होता है तो ये आकर यहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पर भौम जल का निर्माण हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, भौम जल का निर्माण होगा। और जैसे हम यहाँ पर खुदाई करेंगे या पाइप वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर जल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुओं की भी खुदाई करेंगे तो जल्दी ही जल की प्राप्ति होती है, और साथ में नलकूपों द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ से जल यानी लेकर सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आपका क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका आता है दक्षिणी राजस्थान। दक्षिण राजस्थान विशेषता क्या है, दक्षिण राजस्थान में हरौती पठार है। बस ये आपको याद रखना है कि ये पठारीय क्षेत्र है, और इसकी विशेषता हम पढ़ेंगे जब हम आएंगे आपका पठार पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम इसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया जितना हो सके उतना है इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।